में सक्रिय होते हैं, दूसरी तरफ से और कोई प्रदर्शन होता है, एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, पूरा प्रकरण बदल जाता है और पाल समाज की तरफ से जितने लोग थे वो सब गुनहगार साबित हो जाते हैं। मैं इस पूरे किस्से के बारे में आपको विस्तार से बताऊं, इसके पहले जरा इन्हें पहले क्या हुआ था, इस खबर को गौर से सुनिए। जिस समय गांव के दबंगों ने हिस्ट्री सीटर भी हैं, जिन पे 2 दर्जन मुकदमे हैं जी, उन्होंने घर से बुलाकर जी बाजा ले जाकर के जी निर्मम हत्या करने का काम किया है जी, और खुलेआम गांव में आकर जी आतंक फैलाने की गरज से जी उन्होंने खुलेआम कहा कि जाइए जी, उसको हमने मार के फेंक दिया, कुत्ते खा रहे हैं, जाओ देख लो। जी जी जी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के गांव बड़वा मुस्करा में बीते दिनों पाल समाज के एक व्यक्ति को सवर्ण समाज के कुछ लोग आते हैं, घर से उठा ले जाते हैं, मारते हैं, हत्या कर देते हैं और उसके बाद गांव में वापस आकर के धमकाते हैं कि जाओ उसे मार के वहां फेंक दिया है, जो करना है कर लेना, कुछ नहीं हमारा बिगाड़ पाओगे। बाद में जब लोग थोड़ी ताकत लगा करके इसका विरोध करते हैं तो सामने सामंती जातिवादी ताकतों की तरफ से यह बयान आता है कि पाल गरड़िया के मारने का कोई पाप थोड़े ही लगता है, मार दिया, जो करना है कर लेना। तो हम लोगों ने कहा कि भैया अभी इतना बड़ी घटना हो गई है, इसमें क्या होना चाहिए। हाँ। तो बोले अब उसमें कुछ नहीं प्रधान जी, ऐसे तो मामले तमाम होते रहते हैं और फिर गड़रिया के मारने से कोई हत्या का काम थोड़ी होता है, गड़रिया के मारने में कोई हत्या नहीं लगती है। हमीरपुर में बाद में विपक्षी दलों ने जब इसका मुद्दा उठाया, ग्रामीणों और परिजनों ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया तो कुछ कोशिशें हुई, मगर आज भी पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला है। अब हमीरपुर से लौट कर आइए कौशाम्बी में, गौर से इस अखबार की हेडलाइन को पढ़िए। अखबार बताता है कि 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोसी पर आरोप। इस अखबार में बाकायदे बताया जाता है कि कौशाम्बी के सैनी कोतवाली के अजुआ गांव में पड़ोसी युवक ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी 8 साल की बेटी मंगलवार को पड़ोस में रामायण पाठ सुनने जा रही थी, तभी गांव का एक युवक बच्ची को पकड़कर ईंट भट्टा की तरफ ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंची बच्ची ने रोते हुए घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन उलाहना देने आरोपी के घर गए तो जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की। सीओ सेरातू अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची, दुष्कर्म हुआ, पुलिस के पास गए। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी जो सवर्ण समाज के थे, यानी ब्राह्मण, क्यों मैं जाति का नाम ले रहा हूं आगे मैं बताऊंगा, उनको जब उनका नामजद शिकायत की तो भी कुछ नहीं हुआ। जब उस गांव के प्रधान भूप नारायण पाल ने हस्तक्षेप किया तो मामला दर्ज हुआ और आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी जो गिरफ्तार हुए उनके ऊपर बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा। इस बात से आहत पिता पुलिस के पास न्याय मांगने गए। अब दूसरा पक्ष इसका देखिए, एक दूसरा चैप्टर देखिए। उस दूसरे चैप्टर में पता चलता है कि किसान पिता अपने पेटों पर बलात्कार का आरोप लगाए जाने से आहत थे, न्याय मांग रहे थे, नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली और अपने शरीर पर आरोपियों का नाम लिख दिया, जिसमें उसी ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल का नाम भी शामिल था। आत्महत्या किसान ने की, उसके बाद उनके परिजन सड़क पर शव लेकर बैठ गए, धरना देने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की वीडियो वायरल हो गई और लाठीचार्ज की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को यह लगा कि यह तो अन्याय उनके साथ हो रहा है। और ठीक बात भी है कि एक पिता को आत्महत्या करनी पड़ी, जो कि बेहद आपत्तिजनक, बेहद खराब और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आत्महत्या हुई उसके बाद
उनके परिजन जब सड़क पर आंदोलन करने लगे, न्याय की मांग करने लगे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस पूरे मामले के दोनों अध्याय अब आपके सामने हैं। पहले अध्याय का मामला दलित बहुजन परिवार के पाल समाज की एक बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म, उनके परिवार को न्याय न मिलना, प्रधान का न्याय दिलाने में भूमिका निभाना और न्याय का एक चरण आगे बढ़ना। उसके बाद दूसरा अध्याय कि जब आरोपी के पिता आत्महत्या कर लेते हैं और आरोप उसी प्रधान पर लगा देते हैं, पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया और उसके पहले वाले मामले में जितने जांच करने वाले पुलिसकर्मी थे सबको गिरफ्त में ले लिया, सब पर कार्रवाई कर दी। उसी जगह पर दो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, अब दोनों की राजनीति को आमने सामने रख लीजिए। एक का तो क्षेत्र ही कौशाम्बी है और दूसरा भी उप मुख्यमंत्री। उसका ट्वीट देखिए, 7 जून को 9:30 बजे इस ट्वीट को गौर से पढ़िए। कौशाम्बी में स्वर्गीय राम बाबू तिवारी प्रकरण में उनके परिजनों को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया। और जैसे ये ट्वीट आया उसके बाद पुलिस का बयान क्या है, अब जरा कौशाम्बी पुलिस को सुन लीजिए। थाना सैनी के लोहंदा गांव से संबंधित संपूर्ण प्रकरण की जांच मेरे द्वारा की गई। जांच में प्रथम दृष्टया चौकी इंचार्ज आलोक राज और रेप मामले के विवेचक कृष्ण स्वरूप और प्रभारी निरीक्षक सैनी ब्रिजेश करवरिया प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, जिसके आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चौकी इंचार्ज आलोक राज और रेप मामले के विवेचक श्री कृष्ण स्वरूप को निलंबित कर दिया गया है और पर्यवेक्षण में शिथिलता पाए जाने के कारण प्रभारी निरीक्षक सैनी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आत्महत्या से संबंधित प्रकरण का मुख्य अभियुक्त भूप नारायण पाल, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। जो रेप से संबंधित प्रकरण की विवेचना थाना सैनी से हो रही थी, उसकी निष्पक्ष विवेचना हेतु उस विवेचना का आवंटन एसओ कड़ाधाम को कर दिया गया है। उस विवेचना का लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है। मौके के सभी पहलुओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। यानी अब कौशाम्बी पुलिस ये कह रही है कि फिर से हमने जांच की है, तो जो लोग बेटी के बलात्कार वाले मामले की जांच कर रहे हैं उनकी लापरवाही पाई गई है, उनके आईओ को सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस पर कार्रवाई की गई है, गांव में तनाव न हो, स्थिति नियंत्रण में है। ये कैसे बदल गया? पहली वाली पुलिस गलत कर रही थी और दूसरी वाली पुलिस क्या कर रही थी? क्या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची के बलात्कार पर कोई ट्वीट किया? यानी वो बलात्कार अब कमजोर अपराध हो गया और दूसरे पक्ष की तरफ से आत्महत्या अब बड़ा अपराध हो गया। कौशाम्बी का यह पूरा प्रकरण आपके आमने सामने है। आप किसको कहेंगे गलत और किसको कहेंगे सही? दूसरे उप मुख्यमंत्री तो अभी तक चुप हैं, उनका तो जवाब नहीं आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के इशारे पर यह लखनऊ के सामने दोनों की राजनीति टकरा रही है और जिसमें बलि का बकरा उत्तर प्रदेश का समाज बन रहा है। एक समाज जिसके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उसके साथ कई पार्टियों के नेता खड़े हो गए कि यहां राम बाबू तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो राम बाबू तिवारी जी के परिवार को न्याय मिले, लेकिन पाल समाज की उस 8 वर्षीय बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? अगर ये दोनों न्याय आपस में टकरा रहे हों तो फिर न्याय किसके पक्ष में जाएगा? पहली वाली विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी अगर सस्पेंड कर दिए गए तो यह कैसे माना जाए कि वो पहली वाली विवेचना गलत थी, उप मुख्यमंत्री के निर्देश का कोई असर नहीं है? और अगर दूसरी वाली विवेचना सही है और पहली वाली गलत है तो फिर पाल समाज के बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा, उनके परिजनों को न्याय कैसे मिलेगा? वो कौन लोग थे जो उस बच्ची के साथ बलात्कार करने के लिए बहला फुसला कर ले गए? वो कौन लोग थे जो परिवार बच्ची का जब उनके सामने शिकायत करने गया तो जान की धमकी दे करके डरा धमका के भगा दिया? वो कौन लोग थे जो मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे थे? और वो कौन लोग थे जो पुलिस की कार्रवाई हुई तो उसके बाद ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल के ऊपर 25,000 का इनाम रख दिया गया? अब इन दोनों प्रकरणों को अपने आप सामने रखिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्वर्गीय राम बाबू तिवारी के परिवार को न्याय मिले, मगर उस पाल समाज की बच्ची को भी न्याय मिले,
और उत्तर प्रदेश में न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। अगर आप ताकतवर समुदाय से आते हैं तो आपके साथ उप मुख्यमंत्री खड़े हो जाएंगे, लेकिन वही उप मुख्यमंत्री और बीजेपी में शामिल दलित पिछड़े जितने नेता हैं, उन्होंने एक बार भी इसका जवाब क्यों नहीं मांगा कि उस पाल समाज की बच्ची को न्याय कौन देगा, उस पाल समाज की बच्ची के साथ कौन खड़ा होगा। और उत्तर प्रदेश के गांव गांव में दलितों पिछड़ों के साथ इस तरह की जाने कितनी घटनाएं और जाने कितने प्रकरण रोज हो रहे हैं। वो थाना जाते हैं और उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है और उनको न्याय दिलाने वाला कोई बचा नहीं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने बाकायदे इस घटना पर अपनी टिप्पणी जाहिर करते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसके पीछे की राजनीति को आड़े हाथों लिया है। दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है कौशाम्बी। एक कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा पर न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वहाँ न्याय मिले। और अखिलेश यादव इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ वाले आपस में झगड़ा करके दो उप मुख्यमंत्री आपस में टकराते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई बिसात बिछा रहे हैं जिससे समाजों में तनाव फैल जाए। ये बहुत घातक और बहुत आपत्तिजनक है। मगर साफ तौर पर यह देखा जा रहा है, मैंने हमीरपुर से घटना की शुरुआत की थी कि हमीरपुर में एक पाल गड़िया समाज के एक व्यक्ति को घर से खींच करके चौराहे पर मारा गया और गांव में आके कहा गया कि मार के फेंक दिया है। पाल गड़िया की हत्या से कोई पाप थोड़े लगता है। और उसके बाद कौशाम्बी की इस 8 वर्ष की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसमें पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए था और जो न्याय की प्रक्रिया में शामिल हुए, जो पुलिस वाले न्याय दिलाने की कोशिश किए, आज की तारीख में वो सारे कार्रवाई के शिकार हो चुके हैं। अब जरा हमें बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ा होने का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या जाति देख करके फैसला लेगी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जातियों के मुताबिक तय करेगी कि पुलिस को किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ है? और इस पूरे प्रकरण पर जो अखबार में खबरें आई हैं, आज की तारीख में आप गूगल करिए कौशाम्बी प्रकरण, आपको केवल स्वर्गीय राम बाबू तिवारी के पक्ष को सुनने को मिलेगा। मैंने इस वीडियो को बनाने के पहले जब ढेर सारा रिसर्च किया तो केवल यह पक्ष मिल रहा है तिवारी जी के परिवार को भूप नारायण पाल यानी ग्राम प्रधान और पाल समाज के लोगों ने झूठा फंसाया। तो दूसरा पक्ष मीडिया में क्यों नहीं है कि उस बच्ची के बलात्कार की वजह क्या थी, कौन था बलात्कारी, और उसके बाद उस पीड़ित परिवार की शिकायत क्यों नहीं दर्ज हो रही थी, उस पीड़ित परिवार को धमकाया किसने, और उस पीड़ित परिवार को जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी। ये पूरा पक्ष न मीडिया में मिलेगा, न डिप्टी सीएम के ट्वीट में मिलेगा और न उन तमाम सामंती जातिवादी नेताओं की चिंताओं में मिलेगा जिनको पाल समाज की बेटी की इज्जत नहीं लगती क्योंकि उनकी जाति छोटी है, इसलिए उनको न्याय भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़े समाज के लोग इस बात को बाकायदे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये सामंती जातिवादी ताकतें गांव गांव में अब वही दिन ले आना चाहती हैं जो 1990 और 80 के दशक के पहले हुआ करता था। अहिर गणरिया पासी और तीनों सत्यानाशी से लेकर के अहिर गणरिया कुर्मी चोर धरसारे का टंगरी तोड़, जिन लोगों ने ये गालियां बना करके दलितों पिछड़ों को गाली दे करके अपमानित किया था, वो लोग आज आपको न्याय की दहलीज के पहले ही अधमरा करके छोड़ देंगे और आपकी आवाज उठाने वाला कौन मिलेगा और उसकी कौन सुनेगा। इस बात का फैसला उत्तर प्रदेश के आवाम को करना है, उत्तर प्रदेश के दलितों पिछड़ों को करना है। और बीजेपी के नेता वो जितने दलित पिछड़े हैं उनसे सवाल पूछिए कि इस प्रकरण पर आपकी क्या राय है। एक डिप्टी सीएम खुलेआम एक व्यक्ति का नाम लेकर के कार्रवाई की बात करके पुलिस को प्रभावित कर रहा है। उस डिप्टी सीएम ने पाल समाज का नाम लिख करके क्यों ट्वीट नहीं किया? उस डिप्टी सीएम ने उस 8 साल की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए क्यों ट्वीट नहीं किया? और बीजेपी के दलित पिछड़े नेता आज उस पाल समाज के घर जाकर के क्या उसे न्याय दिलाने की बात करेंगे? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइए ऐसी अगर और कोई घटना आपके आसपास हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, हम उन मुद्दों को उठाएंगे। दलित पिछड़े 90 समाज के पीडीए समाज के लोग खुद विचार करें कि उनको कितना न्याय मिल रहा है और कहां मिल रहा है।
अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।